जिस देश में, मतलब इन इंडिया यू कैन से पॉलिटिक्स इज इन द एयर, तो जिस देश में गांव की चौपाल पे भी पॉलिटिक्स ही डिस्कस होती हो, सड़क पे भी डिस्कस होती हो, और आप वहां पे हाईएस्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ना हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे तो दे विल कंसीडर इट एज द सिन। ओके, तो ये है। लेकिन हाँ देखो होता क्या है, जैसे इंडिया में आप बातचीत में सुनेंगे, यहां पे क्या है कि जब भी राजनीति की बात होती है तो हर आदमी अपने आप को किसी न किसी पार्टी का चेहरा बना लेता है, किसी लीडर का फॉलोअर बन जाता है। ठीक है, आपको इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू डेवलप रेशनल व्यू। ठीक है, जो कुछ भी आपका व्यू है इट मस्ट बी सब्सटेंशिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये व्यू डेवलप होगा कैसे, यही इस क्लास की यूटिलिटी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये जो है आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन इन योर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका प्री में क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू तक भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। द टर्म यूज्ड टू डिफाइन योर सिलेबस इन जीएस पेपर 2 इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी। ठीक है, दे गेव 3 टर्म्स, 3 टर्म दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या? जो आपका सिलेबस है जीएस पेपर 2 में, वहां पे 3 टर्म है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ओके, देखो ये जो तीनों टर्म है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो यही नहीं क्लियर होता है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं ये 3 टर्म जो दिए गए हैं इनका मतलब क्या है। नॉर्मली बातचीत में, बोलचाल में, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, गवर्नेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, इन दोनों को नॉर्मली हम एक साथ इंडियन पॉलिटी ही बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम बोल देते हैं कि इंडियन पॉलिटी, बट बोथ आर नॉट सेम एग्जैक्टली। ठीक है, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम नहीं है। हाँ सिमिलैरिटी है, ऐसा नहीं है कि इनमें सिमिलैरिटी नहीं है। सबसे ब्रॉड सिमिलैरिटी तो यही है कि बोथ दीज टर्म्स आर बिलोंग टू सेम स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी हो, बट बोथ द टर्म्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम। क्या मतलब होता है पॉलिटी का? देखो, इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटी, ठीक है, अगर पॉलिटी की बात करें तो इसके 2 पहलू हैं। ठीक है, इट हैज 2 एस्पेक्ट। वन इज ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें संविधान तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पॉलिटी का मतलब केवल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना नहीं है। इसमें एक्चुअल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ये भी शामिल है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और एक्चुअली पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे काम हो रहा है, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें किस तरीके से काम हो रहा है। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो मैं इसे अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, प्लीज, अगर मैं इसे आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, आपने शेक्सपियर का तो नाम सुना होगा ना, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। ठीक है,
तो शेक्सपियर का एक कोट बहुत फेमस है, उसका एक कोट है, आपने शायद ये कोट भी सुना हो कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल मेन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स और एक्टर्स, ठीक है, दे हैव देयर एंट्रेंस एंड एग्जिट, दे केम ऑन द स्टेज, प्ले देयर रोल एंड गोस। तो दुनिया जो है वो एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं वो रंगमंच के कलाकार हैं, वो इस दुनिया में आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कोट बहुत फेमस है। इफ वी अप्लाई द सेम कोट ऑन द पॉलिटी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द स्टेज, ठीक है, और ये जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इट इज व्हाट, डेली ड्रामा played on that stage, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेज है और ये क्या है, जो उस स्टेज पे डेली ड्रामा जो प्ले किया जा रहा है, ठीक है, जो डे टू डे की हैपनिंग्स है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स है। जैसे मान लो कि जैसे ये एक स्टेज है, ठीक है। अब देखो स्टेज जो होता है वो मोर और लेस स्टेबल होता है कि नहीं भाई। स्टेज मतलब जिस पर नाटक का मंचन किया जाता है, ठीक है, जिसपे प्ले किया जाता है, तो स्टेज तो स्टेबल ही होता है ना, लेकिन उस पर जो नाटक होता है डेली का वो बदल जाता है। आज कोई नाटक तो कल को कोई और प्ले होता है कि नहीं, ओके। जैसे मान लो कि ये एक स्टेज है, ये स्टेबल रहेगा, स्टेज में भी चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये डेली थोड़ी होता है, मोर और लेस इट इज स्टेबल। तो जैसे स्टेज है ये स्टेबल रहेगा, ये पोडियम ये स्टेबल रहेगा, ठीक है, ये मार्कर ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। मैं भी सेम हूं, बट जो टॉपिक्स मैं यहां पे आके डेली आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक्स हर क्लास के साथ चेंज हो जाएगा कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके, तो यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है, लेकिन जो उस पर डेली ड्रामा जो खेला जा रहा है, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो आपको चेंज होती हुई मिलेंगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि इसको एग्जाम्पल से समझा जाए, हर 5 साल बाद देश में चुनाव होते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी, अगर सरकार पहले न गिर जाए तो नॉर्मली जो पार्लियामेंट का टेन्योर है वो कितना है, 5 इयर्स, ठीक है। तो हर 5 साल के बाद देश में जनरल इलेक्शंस होते हैं। अब हर 5 साल के बाद ही क्यों होते हैं, 6 साल के बाद क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट को फ्रेश माइंडेड लेके आना पड़ेगा, वापस से पब्लिक में जाना पड़ेगा और एक जनादेश लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव होता है, मैं इलेक्शन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, ठीक है। इलेक्शन होता है तो उसमें जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ बिगेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ बिगेस्ट कोलिशन। जैसे इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, तो मोदी जी जो सबसे बड़ा कोलिशन है उसके लीडर है, एनडीए के, ठीक है। तो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी और लीडर ऑफ बिगेस्ट कोलिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं कि नहीं, ठीक है। Why president invite? Why not someone else invite? राष्ट्रपति ही क्यों इनवाइट करते हैं, कोई और क्यों इनवाइट कर देता है? Because it is written in the constitution, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही है ना कि देश को गवर्नमेंट बना के दें। राष्ट्रपति की एक जिम्मेदारी है कि उनका फंक्शन ये भी है कि वो देश को एक गवर्नमेंट बना के दें, वहां पे वैक्यूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है इनवाइट करते हैं, ठीक है, और जो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ा पोजीशन होता है उसके लीडर को पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। और उसके बाद विद द कंसल्टेशन विद द पीएम, ठीक है, और विद द एडवाइस ऑफ द पीएम यू कैन से ही अपॉइंट द अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा करके
उनकी एडवाइस पे वो मंत्रिमंडल के और सदस्यों को इनवाइट। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पीएम को उन्होंने खुद इनवाइट किया, अपॉइंट किया, तो बाकी के मंत्रिमंडल को भी खुद ही क्यों नहीं अपॉइंट कर दिया? उसके लिए पीएम से सलाह लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगेन इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री के एडवाइस पे मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों को अपॉइंट करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से जो है, आप जो भी आप न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल जो भी न्यूज आप पढ़ रहे हैं, if you see, you will find that the roots of maximum political events, ठीक है, or you can say all the major political events, you will find its root somewhere in the constitution. उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो देखो इलेक्शन हर 5 साल पे हो रहा है, अब आपका हर बार पीएम बदल रहे हैं या सेम पीएम भी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो फ्रेश मैंडेट लेके आ रहे हैं, तो ये इवेंट्स चेंज हो रहे हैं, बट स्टेट इज सेम। इसी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब देखो जब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, तो यहां पे 2 टर्म देने की क्या आवश्यकता थी? पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सीधे कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख देता। बट यू विल फाइंड दैट everything is not happening in the political arena according to the constitution. सब कुछ उसके अकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है जैसे समझते हैं। देखो ये मैं आपको केवल सिलेबस को डिफाइन कर रहा हूं, आपका सिलेबस है कि आपको कैसे अप्रोच करना है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, हाउ टू अप्रोच पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीएससी। ठीक है, अब देखो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है आपको यह बताया जाएगा, उनकी पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं, आप उनके अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उनको रिमूव करना है तो आप प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रेसिडेंट के बारे में वहां पे पढ़ेंगे, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। बट इवन आफ्टर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, या क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट से पावरफुल तो कोई है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या वो केवल रबर स्टैंप होता है? इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेयरली रबर स्टैंप। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के इसका आंसर आप नहीं दे सकते। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। ओके, आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन कॉन्स्टिट्यूशन यू विल रीड अबाउट द ऑफिस ऑफ पीएम। ठीक है, और वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर को पावर और फंक्शंस, जो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स हैं और उनके फंक्शंस हैं, दोस पावर एंड फंक्शंस आर सेम फॉर एवरी पीएम, इट अप्लाइज ऑन एवरी पीएम। ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसको संविधान ने तो वही पावर्स दी हैं, उनके वही फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के आप ये आंसर नहीं बता सकते कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन गेव द सेम पावर टू एवरी पीएम, देन व्हाई वी हैव विटनेस्ड द इन्फ्लुएंशियल पीएम्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। ठीक है, एंड व्हाई सब पीएम्स लाइक इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, they didn't prove so influential in spite of being very talented. ठीक है, अब इंद्र कुमार गुजराल वो आईएफएस ऑफिसर थे, उनका छोटा सा टेन्योर था और उसी में उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दे दिया, और वो आज भी उसे हमारे फॉरेन पॉलिसी में उसे पूरी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन को।
डॉक्टर मनमोहन सिंह वो पीएम बनने से पहले कितनी पोस्ट पे रह चुके थे? वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रह चुके थे, ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और फाइनेंस मिनिस्टर तो थे ही, जहां उन्होंने रिमार्केबल काम किया। लेकिन इतना इंटेलेक्ट और इतना सब कुछ होने के बाद भी एज ए पीएम वो इतने इंफ्लुएंशियल क्यों नहीं हुए? ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आप इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज दीज आर डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी। आप जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लो मैं यूनियन जुडिशरी आपको पढ़ा रहा हूं, जुडिशरी, तो वहां पे आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनका जुरिसडिक्शन क्या क्या है, ये सारी चीजें आप यहां पे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच, ये सारे टर्म्स आप नहीं बता सकते सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, बिकॉज दीज टर्म्स आर नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, nowhere they are mentioned in the constitution, they are encrypted, they are corrupted in the Indian polity with time, ठीक है, with changing situations। तो इसे समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वो डायनेमिज्म, ठीक है, वो डायनेमिक एस्पेक्ट। आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब पार्लियामेंट का ड्यूरेशन कितना होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, लोकसभा के क्या फंक्शंस है, राज्यसभा के क्या फंक्शंस है, ये सारी चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताएगा। लेकिन सिर्फ ये पढ़ के आप ये नहीं बता सकते, मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आर यू विटनेसिंग एनी डिक्लाइन इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर, एनी डिक्लाइन इन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, क्या पार्लियामेंट का जो काम करने का वो है उसमें आप कोई ह्रास देख रहे हैं, ठीक है, अब उसका आंसर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं दे सकते, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कह दिया कि नहीं भाई हमारे देश की संसद है, और वहां आपने कह दिया अरे नहीं नहीं सर, संसद तो अच्छा काम कर रही है, बस समझिए कि वो इसी एक आंसर से परसेप्शन बना लेगा आपके बारे में कि अरे ये तो समझ रहा है कि हम बुरा मान जाएंगे अगर ये कह देगा कि पार्लियामेंट अच्छा खराब काम कर रही है। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए कि यस सर, ठीक है, और उसको आपको सब्सटेंशिएट भी करना है अपने लॉजिक से कि हाँ सर 60s, 70s, 80s के दशक में पार्लियामेंट की सीटिंग ज्यादा होती थी, ठीक है, उनमें एडजर्नमेंट्स कम देखे गए, ठीक है, इस तरह की चीजें कम देखी गई, ज्यादा बिल पास हुए, लंबा समय डिस्कशन को दिया गया, वो चीजें अब कम हो रही हैं, डेज कम हो रहे हैं, जो हो भी रहे उसमें एडजर्नमेंट बार बार आ जा रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट की सीटिंग को स्थगित करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप सब्सटेंशिएट करेंगे, अब ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। सिर्फ यही नहीं, आप खुद देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उनकी कल्पना थी कि नहीं इंडिया को क्या बनाने की, सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष। क्या हम सेकुलर हो गए? ऑफ कोर्स वी आर नॉट पाकिस्तान और ईरान, हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। तो यस ऑन पेपर वी आर सेकुलर, ठीक है, संविधान में हम सेकुलर हैं, लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पे रिलीजन के बेस पे वोट नहीं मांगे जाते? मांगे जाते हैं भाई। खालिस्तान मूवमेंट क्या है, उसका ड्राइविंग फोर्स कहां से आ रहा है? रिलीजन है उसका, बार बार हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, ठीक है। तो क्या उस तरीके से
हम सेकुलर हो सके जैसे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उस तरीके से तो नहीं हो सके ना। ठीक है भाई, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आर्टिकल 17 में, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया। क्या अनटचेबिलिटी वाकई अबॉलिश हुई? कॉन्स्टिट्यूशन की बात मत करिए, वहां पे है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आई नो पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ भी पास कर दिया, अनटचेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट। ठीक है, इसे पनिशेबल बना भी दिया। लेकिन आप आए दिन न्यूज में पढ़ते हैं हाँ कि कहीं कोई दलित, अक्सर इस तरह का न्यूज इधर काफी आ रहा है कि कोई दलित है, दूल्हा वो घोड़े पर बैठ के जा रहा था और उसे, चूंकि वो दलित है घोड़े पर बैठा था तो उसे उतार दिया गया। तो इस तरह की चीजें हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज एन स्केलेटन बट द एक्चुअल शेप, लाइफ एंड ब्लड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द नेशन। ठीक है, वो स्केलेटन है। स्केलेटन से ठीक है, पता चलता है कि आपकी बॉडी का शेप क्या है, आपकी हाइट क्या है, लेकिन आपका फेस कैसा है, आप गोरे होंगे, आप काले होंगे, आपका ये सब कुछ स्केलेटन नहीं बताता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल सोशियो पॉलिटिकल एरिना है वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों है? ये जो डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में और एक्चुअल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में, जो थोड़ा हमें मिसमैच देखने को मिल रहा है, देखो उसके लिए बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, जो समय समय पे जुडिशरी के डिसीजन आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, इधर स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। अब देखो, जैसा कि मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया कि आर्टिकल 17 में केवल इतना लिखा हुआ है कि प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन ये तो केवल लिख के, अब क्या ऑफेंस होगा, कितनी सजा दी जाएगी? ठीक है, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें ऑफेंस क्या होगा? 1 साल की सजा होगी, 2 साल की होगी, मृत्युदंड दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो डायनेमिज्म है, जो मैंने कहा ना कि ये स्टेज है और ये डेली ड्रामा है, तो ये सब हमें यहां पे पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? तो ये है। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे बच्चे कहते हैं कि सर मैंने लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, क्या हो गया पढ़ ली तो? क्या उससे आप ये सारे आंसर दे पाएंगे? इट इज अ वेरी गुड बुक। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो अच्छी बुक नहीं है। लक्ष्मीकांत रियली अ गुड बुक। ठीक है, उसमें सारे एस्पेक्ट, उससे पहले उस तरह की किताब पॉलिटी में नहीं थी। ठीक है, काफी लीगल लैंग्वेज में चीजें लिखी हुई थी, काफी डेंस लैंग्वेज में जो बुक्स थी भी कॉन्स्टिट्यूशन की, काफी डेंस लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो उन्होंने सिंप्लीफाई करके सारी चीजों को लिख दिया है, बट वो सारे एस्पेक्ट को कवर नहीं करता है। अगर सोल्स की बात की जाए कि कौन सी बुक है जो ये सारे एस्पेक्ट को कवर करता है, ठीक है, ये स्टैटिक एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायनामिक एस्पेक्ट, कौन सी ऐसी किताब है? देयर इज नो सच बुक। कोई ऐसी बुक नहीं है जो इस तरीके से सारे वास्ट चीजों को, बिकॉज इट इज अ डायनामिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई ऐसी बुक नहीं है जिसका इस तरह का वास्ट कवरेज हो। ठीक है, अब अगर सोर्स की बात की जाए कि आपको क्या क्या सोर्स रिफर करना है इसके लिए, क्योंकि देखो पढ़ना तो हमें दोनों है। ठीक है, ये दोनों कवर करना है। अगर जेन्युइनली आप यूपीएससी उसको, उस लेवल को अगर आप मैच कराना चाहते हैं तो ठीक है। और जो पीटी में, जो पीटी का इंक्लिनेशन है
जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनका झुकाव इस तरफ है। ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन वो आपको इसीलिए लक्ष्मीकांत जो है वो पीटी के लिए ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ये मेंस का फेवरेट एरिया है, ठीक है, जो मैंने ये बताया इधर का। और ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ना कैसे है, जब हम इसे किस तरीके से अप्रोच करेंगे। भाई जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि किस चीज की तैयारी पहले करनी चाहिए, प्रीलिम्स की कि मेंस की, हाँ? ये सबसे बकवास बात है जो कि मार्केट में टीचरों ने कह कह के डायलॉग बोल बोल के कि प्रिपरेशन शुड ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम मेंस। अरे प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रेटेड, एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सेक्शन हो जीएस का, प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड, प्री कम मेंस, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि एक बार इसे पढ़ लिया उसके बाद उसको पढ़ेंगे। भाई नॉलेज नॉलेज होता है। जैसे मान लो मैं आपको पंचायती राज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब उसमें जो प्रोविजंस हो रहे हैं, ठीक है, अब पीटी में क्या क्वेश्चन आएगा, तो आने को तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आजकल आने लगे हैं, ठीक है, बट ठीक है उसमें मैंने आपको प्रोविजंस बताया, तो वो अब जैसे मान लो कि मैंने बताया कि पंचायत जो है वो किन किन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, तो वो 29 सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है, तो वो मैंने उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दिए। ये हो गया आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो नॉर्मली ये भी नहीं पूछते हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या पंचायत को और ज्यादा पावर देनी चाहिए, ठीक है, या ये सफिशिएंट है, क्या और भी सब्जेक्ट उसको देने चाहिए जिसको लॉ बना सके, हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उनको और ज्यादा एम्पावर कैसे करें, ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आप अलग थोड़ी कर सकते हैं, बाय फैक्ट सपोर्टेड बाय द लॉजिक, इट बिकम मेंस, इट बिकम आंसर ऑफ मेंस, ठीक है, और फैक्ट प्रूफ भी हो गया, ठीक है। और अब तो खैर इस तरह का डिवीजन भी नहीं हो सकता है, अब तो प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार तो नहीं है, बट नॉर्मली आप देखिए तो उसमें भी इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिन्हें आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी इंटीग्रेटेड, प्री कम मेंस। आप दो बार थोड़ी मेहनत करेंगे, आप नॉलेज लेंगे और फिर जिस एग्जाम को आप टारगेट करेंगे आपका अप्रोच बदल जाएगा लास्ट में, अंत के 2-3 महीनों में। मेंस को टारगेट कर रहे हो तो अलग अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, बट नॉलेज विल बी सेम। हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए बस अप्रोच का अंतर है, प्री के लिए अप्रोच का अंतर है, ठीक है। तो ये है। अब देखो अगर सोर्स की बात करें तो आपका जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल सोर्स है वो क्या होगा? योर मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल सोर्स विल बी माई क्लास नोट्स, ठीक है। सबसे बेसिक सोर्स तो आपका यही होगा। आप जब मैं इसको आपको करवाना शुरू करूंगा तो आप खुद इसको रियलाइज करेंगे, ठीक है, आप खुद इसको रियलाइज करेंगे, क्योंकि इट इज वेरी मेटिकुलसली डिजाइन्ड बाय मी, प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके, सिलेबस को एनालाइज करके, किस तरीके से आपको मेमोराइज करने में आसानी हो चीजों को, उस तरीके से मैंने इसे प्रिपेयर किया है। अच्छा, सिर्फ नोट से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ नोट से भी नहीं होगा। इसमें आपको और क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, इसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन आप कहां से करेंगे? अगर आप बुक चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बुक लेनी ही नहीं है, तो यू कैन बाई आप एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और बुक आपको पसंद है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो कोई भी लिखेगा तो उसके आसपास ही लिखेगा। ये बुक फेमस इसलिए हो गई क्योंकि इनकी लैंग्वेज सिंपल थी, कवरेज वास्ट था, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने लिखा।
तो ये है, अगर आपको कोई बुक और पसंद है, डीडी बसु वगैरह, चूंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी डेंस है, अदरवाइज वो भी अच्छी बुक है, तो जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं, ठीक है। चूंकि मैक्सिमम लोग लेते इसी को है, इसलिए मैंने एम लक्ष्मीकांत लिख दिया, ठीक है। तो ये है। अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लो मेरा क्लास नोट्स है, तो इसमें वैल्यू एडिशन कैसे करना है। अब एम लक्ष्मीकांत को भी आप रेफरेंस बुक की तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कि कवर टू कवर आपको पढ़ना है। जैसे मान लो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिखा रहा हूं, तो मैं आपको पूरी लिस्ट थोड़ी दिखाऊंगा कि पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद ये शास्त्री, भाई वो आप वहां से देख लीजिए। मैं इलेक्शन कमीशन पढ़ा रहा हूं, तो कौन कौन इलेक्शन कमिश्नर हुए वो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह की जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और इसमें क्या करना है, देखो। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आपका पॉलिटी का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, देखो मैं तो ये मान के पढ़ाता हूं कि स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से, बट स्टिल इफ द सब्जेक्ट appears very dry to you, ठीक है, और if it feels uninteresting to you, then you can begin with NCERTs, ओके। अगर बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो आप 6th to 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 6th to 10th। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आपको बेसिक से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, ठीक है, वैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो 11th क्लास में इसको, हाँ 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क, ठीक है। ये मस्ट रीड है, इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में ही एक और एनसीईआरटी है, पॉलिटिकल थियरी, बोथ आर इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक तो आप पढ़ लीजिए, चाहे आपका बैकग्राउंड हो तो भी आप पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 6th to 10th इट्स ऑन यू, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए। अच्छा, जैसे मेरे नोट्स हैं, जैसे मान लो आज मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, अब अगर आप 2025 में ही मेंस लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको उसमें बहुत कम कुछ ऐड करना पड़ेगा, बहुत कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया। अब ये लगातार डिबेटेबल इशू बना हुआ है, ठीक है, इसको लेके केंद्र सरकार और जुडिशरी में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। तो अगर अब मान लो कि इसमें कोई डेवलपमेंट होता है, कोई गवर्नमेंट बिल लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डिसीजन देता है, तो फिर कहने का मतलब कि मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बता रहा हूं, तो ये जो पूरा इशू है ये चर्चा में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एडिटोरियल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो जहां मैंने इस टॉपिक को छोड़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि आप मेंस 1 साल या 2 साल बाद दे रहे हैं, तो जहां मैंने इस टॉपिक को छोड़ा होगा, आप न्यूज़पेपर वगैरह से आप वहीं पे कुछ पॉइंट्स, अगर आपको नए पॉइंट मिलते हैं तो आप वहीं पे उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू एडिशन। और ये काम ऐसे नहीं है कि गूगल में डाला अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और वो फिर तो कोचिंग वाले ही वो, हाँ आप जैसे बच्चे ही वहां पे कंटेंट राइटर ऐसे काम कर रहे हैं, वही लिखते हैं, वही आ जाएगा, उसमें वो बात नहीं आएगी। जो एक्चुअल एडिटोरियल्स हैं हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, आप प्रेफर करिए इन्हीं 2 पेपर को पढ़ना, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, ठीक है। तो वहां से उसमें जो लिखा हुआ है वहां से आप अपना कंटेंट निकालिए, वहां से अगर कोई पॉइंट्स बन रहे हैं तो आप उसे वहां पर ऐड करिए, वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। क्योंकि वो एडिटोरियल्स वगैरह जो लोग लिखते हैं वो काफी मतलब
वो एक तरीके से रिसर्च वर्क होता है, वो आपको वहां पे कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से आपको वैल्यू एडिशन करना है। और इसके लिए भी अभी से परेशान नहीं होना है। देखो अब न्यूज़पेपर को लेकर भी बहुत से मिथ है। न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाए? अब जैसे आप टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि मैं तो 4-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था। भाई वो लोग तो हवा में बात करते हैं ना। न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, योजना भी पढ़ता था, कुरुक्षेत्र भी पढ़ता था, फ्रंटलाइन भी पढ़ता था। अरे कब पढ़ते थे? क्या उस समय आपका लेवल था? क्या शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिया था सब? ऐसे भी लोग गाइड कर देते हैं कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर पहले दिन से पढ़ो। बिल्कुल पढ़ना है, ये रियलिटी है कि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। यू डोंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू स्टडी न्यूज़पेपर। उसे बुक की तरह पढ़ना है आपको। लेकिन कब से पढ़ना है, कब कितना इंपॉर्टेंस देना है उसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये कोई नहीं बताता है। अगर आप बिगिनर हैं, आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर पे 2 घंटे 3 घंटे का समय मत दीजिए। अगर आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर आप इतना लंबा समय न्यूज़पेपर पे मत दीजिए, ठीक है। और वैसे भी भाई अगर आपको स्टैटिक जीएस क्लियर नहीं है तो न्यूज़पेपर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, अगर आपको पॉलिटी की नॉलेज अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, आपकी इकोनॉमिक्स की नॉलेज अगर अच्छी नहीं है, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी, ठीक है, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपको नहीं आते हैं तो न्यूज़पेपर में काम की बातें जो यूपीएससी के लिए काम की हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब आपको यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, और आप एडिटोरियल बैठ के पढ़ रहे हैं कि अब जो जीडीपी है वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ का, डेवलपमेंट का रियल मेजरमेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है, जीडीपी के बेस पे किया जा सकता है कि नहीं। अब पहले तो ये समझो ना कि एक्चुअली जीडीपी क्या होता है। आप उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो फील आता है ना, न्यूज़पेपर पे डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स पे, वो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्टैटिक पोजीशन पे आपका कमांड होना चाहिए, इतना कमांड कि बार बार आपको उसे पलट पलट के देखना ना पड़े, ठीक है। एक बार ये हो गया, यानी शुरू के जब तक आप स्टैटिक पोजीशन को कवर कर रहे हैं तो क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है? नहीं, ये गलती मत कर देना। जिस दिन से आपने प्रिपरेशन शुरू की उस दिन से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं बस टाइम की बात कर रहा हूं। शुरू में हाँ ठीक है, आप उसको देख रहे हैं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, इस तरह के एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, ये राइटर हैं, इनका डेजिग्नेशन क्या है, इस तरह की चीजें क्या चर्चा में चल रहा है, क्या है, और जो आपको समझ में आए आप उसे पढ़िए, ठीक है। बट उस तरीके से मत पढ़िए। एक समय ऐसा आएगा आपकी प्रिपरेशन में, एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको न्यूज़पेपर को बुक की तरह पढ़ना पड़ेगा। आज ये बात समझ में। और एक्चुअल आइडियल कंडीशन क्या है? आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको बार बार उसे पलट के देखना ना पड़े, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के रैंक ला सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, कुछ भी हो, आप देखिए जो करंट में है उसको ही आपको स्टैटिक से जोड़ के वही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना तो है, लेकिन किस तरह पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, कब इसको कितना वेटेज देना है, ठीक है। तो जब जो भी पॉलिटी के नोट्स है उनको उसमें आपको वैल्यू एडिशन करनी है इस तरीके से। आज ये बात समझ में। तो ये है, तो ये आपका पूरा कंटेंट है, एक बुक, कुछ एनसीईआरटीज, मेरे नोट्स एंड न्यूज़पेपर। इट इज मोस्ट, इससे अधिक नहीं। बहुत देखो, डोंट बी अ ग्रास हॉपर एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, डोंट एक्ट लाइक अ ग्रास हॉपर। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूं, एक्ट लाइक अ हनी बी। ग्रास हॉपर देखा है ना, वो जो होता है, हाँ, कि वो
स्टेबल नहीं बैठ सकता एक जगह, यहां बैठेगा पता नहीं क्या 1 सेकंड में होगा, कूद के वहां बैठ जाएगा, फिर वहां बैठेगा, फिर वहां बैठेगा। तो ऐसा नहीं कि कभी ये बुक पढ़ा, फिर किसी दोस्त ने बता दिया उस बुक को पढ़ने लगे, फिर किसी तीसरी बुक को पढ़ने लगे, चौथी, वैसे नहीं। एक मधुमक्खी कैसे होती है, जिस फूल पे बैठती है उसका पूरा अर्थ निकाल देती है, ठीक है। तो 1 या 2 स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, कुछ सोर्स को आप कंसीडर करिए और उसे ऐसे पढ़ो कि उसे बिल्कुल बंजर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ओके। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो एक्चुअली अब शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो क्या इसका वेटेज है, हमने वो डिस्कस कर लिया, क्या क्या सोर्स आपको रेफर करना है, आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। अब इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं मान के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चूंकि भाई अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई बीएससी है, कोई बीकॉम है, तो कोई बीटेक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने पॉलिटी को, हो सकता है बहुत से लोगों को पॉलिटी बिल्कुल ही ना पढ़ी हो, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और वैसे भी अगर आपने पहले पढ़ी भी है, ठीक है, तो वहां पे जब आप कॉलेज के लिए इसे पढ़ते हैं तो फॉर योर कॉलेज लेवल एग्जाम्स योर अप्रोच इज डिफरेंट, बट यूपीएससी इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। यहां हियर योर अप्रोच विल बी एंटायरली डिफरेंट, योर अप्रोच शुड एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। यहां आपको बिल्कुल अलग अप्रोच से इनको वो करना है। तो यहां तो आप चाहे पॉलिटी में पीएचडी करके यहां पे बैठे हो, चाहे आपने जीवन में कभी पढ़ी ना हो, मैं आपसे मतलब जब मैं ये सिलेबस फिनिश करूंगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एटलीस्ट दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू। सबको एक बराबर ही आता होगा, क्योंकि आपका बेड़ा वही पॉलिटी पार लगाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे अप्रोच करना है। अच्छा देखो, किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी विषय का पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बीट ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, भाई सबसे पहले तो यह समझना चाहिए ना कि वो सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो व्हाट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो व्हाट इज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। तो यहां भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता क्या है। लेकिन देखो, इसको समझने से पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको 1-2 टर्म्स और भी क्लियर होने चाहिए। क्या ये टर्म आपको क्लियर है, स्टेट, व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या होता है, एनी आइडिया। राज्य, राज्य मतलब इसीलिए मैंने पूछा ना। क्योंकि देखो, अगर ये नहीं समझ में आया कि स्टेट क्या होता है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये टर्म तो अनगिनत बार यूज होगा, ठीक है, इसे तो हम अनगिनत बार यूज करेंगे, स्टेट स्टेट स्टेट, ये तो लगातार चलेगा। तो पहले तो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होना चाहिए कि स्टेट हम कहते किसको हैं। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, स्टेट ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज हो जाता है। इसे हम 3 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है, तो इसे 3 कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल, इसको यूज किया जाता है। और कॉन्टेक्स्ट, वर्ड सेम है लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका मीनिंग भी बदल जाता है, ठीक है।
जैसे स्टेट का यूज हम फेडरल सेंस में भी करते हैं, लीगल सेंस में भी करते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी करते हैं, ठीक है। तो द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड इन फेडरल सेंस, इन लीगल सेंस एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस, ठीक है, इन दीज थ्री कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स मीनिंग विल चेंज विथ एवरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग को हमें समझना है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब फेडरल सेंस में इसका मतलब क्या है, देखो, आम बोलचाल की बातचीत में एक कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन सिटीजन के लिए, वो एक सामान्य आदमी जब स्टेट वर्ड का यूज करता है तो वो फेडरल सेंस में ही करता है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी कहा कि स्टेट मतलब जो हमारे राज्य हैं, जो फेडरल यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर द कॉमन मैन या फॉर एवरीवन, ठीक है। जैसे यूपी इज अ स्टेट, बिहार इज अ स्टेट, पंजाब इज अ स्टेट, हरियाणा इज अ स्टेट, ठीक है, राजस्थान इज अ स्टेट, गुजरात इज अ स्टेट। तो ये जो फेडरल यूनिट्स हैं, अब किसी से आप पूछिए कि भारत में कितने स्टेट हैं, तो वो आपको बोलेगा देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 28 राज्य हैं। तो ये 28 स्टेट्स क्या हैं, ये हमारी फेडरल यूनिट्स हैं, ठीक है। यानी अपने देश को हमने 28 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन्हीं यूनिट्स को हम स्टेट बोलते हैं, जिनका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, वॉटएवर, ठीक है। तो इस तरीके से 28 स्टेट है। तो एक सामान्य आदमी के लिए स्टेट का मतलब यही होता है। ये फेडरल सेंस में स्टेट का मतलब है, ठीक है। लीगल सेंस में स्टेट का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। समझने वाली बात ये है, जैसे हम बोलते हैं, अभी स्टेट वर्ड भूल जाओ, ठीक है। जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं कि इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, ठीक है। ईरान इज ए कंट्री, इसको यहां रख देते हैं भाई। पाकिस्तान इज ए कंट्री, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्री। अमेरिका इज द कंट्री, फ्रांस इज द कंट्री, ठीक है, इंग्लैंड इज द कंट्री। ये सब देश है, ठीक है। कभी हम ऐसे बोलते हैं टोक्यो इज द कंट्री, मुंबई इज द कंट्री, दिल्ली इज द कंट्री। कभी हम मुंबई को एक देश बोल सकते हैं, टोक्यो को बोल सकते हैं, यूपी को बोल सकते हैं, बिहार को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। यूपी की भी एक डिफाइंड टेरिटरी है, दिल्ली की भी एक डिफाइंड टेरिटरी है, टोक्यो की भी एक डिफाइंड टेरिटरी है, लेकिन ये देश नहीं है, ठीक है। ऐसी क्या चीज है जो किसी जगह को देश बना देती है? भाई, किसी लैंडमार्क को कंट्री कब कहने लगते हैं? वो क्या चीज है जो किसी जगह को देश बना देती है? समझो इसको। व्हाट मेक्स एनी टेरिटरी एज टू बी डेजिग्नेटेड एज द कंट्री? क्या उसको देश बना देती है? क्या वो तत्व है? ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए जो कंट्री शब्द है उसको स्टेट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं कंट्री को स्टेट कहूंगा, ठीक है। अब ऐसी क्या चीज है जो किसी उसको देश के रूप में मान्यता मिलती है? तो देयर आर 4 एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर एनी प्लेस टू बी डेजिग्नेटेड एज स्टेट, ठीक है। 4 तत्व ऐसे हैं जो मिल जाए तो फिर उसे हम स्टेट बोलने लगते हैं। वो 4 तत्व क्या क्या है?
ठीक है, 4 एलिमेंट है। क्या क्या है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिससे एक देश को देश बोलते हैं, एक देश को देश की मान्यता मिले तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए कि हाँ यहां से यहां तक ये जगह, जैसे इंडिया का है नहीं, हम बोलते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, तो एक डिफाइंड टेरिटरी है। लेकिन क्या एक जमीन का टुकड़ा ही केवल देश होता है? क्या कोई आइलैंड है, कोई समुद्र में कोई आइलैंड है जिसमें कोई नहीं रहता, क्या हम उसे देश बोल सकते हैं? नहीं। तो फिक्स टेरिटरी ही सफिशिएंट नहीं है, उसमें एक पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक सरकार होनी चाहिए। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और प्रभुसत्ता होनी चाहिए, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी। ये जो 2 एलिमेंट हैं, फिक्स टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, दे प्रोवाइड फिजिकल बेसिस टू द स्टेट। ये राज्य के भौतिक आधार है। फिजिकल बेसिस का क्या मतलब? भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस। भाई कोई चीज फिजिकल है मतलब उसको मेजर किया जा सकता है, उसका मेजरमेंट हो सकता है। जैसे आप बता सकते हैं कोई देश बड़ा है, कितनी बड़ी टेरिटरी है, बड़ा है छोटा है, जैसे भूटान छोटा सा देश है, भारत बड़ा सा देश है, चाइना उससे भी बड़ा है, तो उसको मेजर किया जा सकता है। पॉपुलेशन कितनी है, कम है, ज्यादा है, ठीक है, तो ये फिजिकल बेसिस है स्टेट का, ठीक है। गवर्नमेंट इट प्रोवाइड पॉलिटिकल बेसिस टू द स्टेट। ये पॉलिटिकल बेसिस है, राजनीतिक आधार है, ठीक है। मतलब स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, स्टेट तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट, गवर्नमेंट ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट। सब कुछ है और अगर ये नहीं है तो फिर वो स्टेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इट गिव स्पिरिचुअल बेसिस टू द स्टेट। यह राज्य का आध्यात्मिक आधार है। मैं स्पिरिचुअल क्यों कह रहा हूं भाई? स्पिरिचुअल क्या होता है? आध्यात्मिक, वो दिखता नहीं है, फील होता है। जैसे आप मेडिटेशन, नहीं लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि मेडिटेशन कर रहे थे, मेडिटेशन करने में आनंद आता है, ध्यान करने में आपको आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैं तो उस फील्ड का उतना आदमी हूं नहीं, लेकिन आप किसी से भी वो बात करिए तो बोलेगा ध्यान करने में परम आनंद है। तो क्या मिल रहा है वो दिखा नहीं पाएगा, वो नहीं कि हाँ ये मिला इसकी वजह से आनंद आ रहा है, लेकिन वो फील हो रहा है और वो फील रियलिटी है, ठीक है, बट वो दिख नहीं रहा है। तो इसी तरह सॉवरेनिटी जो है वो भी एक रियलिटी है स्टेट की, सबसे बड़ी रियलिटी है। हाँ दिख नहीं रही है, फील हो रही है, ठीक है। क्या है ये? अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि क्या वो 4 तत्व हैं जो स्टेट को स्टेट बना देते हैं, या जैसे मैं कंट्री की जगह में स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एक देश को देश होने के लिए क्या 4 तत्व मिलने चाहिए। अब जैसे मान लो जो हमारी फेडरल यूनिट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, ये जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी एक फिक्स टेरिटरी है, एक फिक्स टेरिटरी तो उनकी भी है ना, हमें पता है यूपी कहां से कहां तक है, एक इंच सब कुछ पता है, कोई डिस्प्यूट भी नहीं उसमें, तो फिक्स टेरिटरी तो है। फिक्स पॉपुलेशन है, ये भी है, ठीक है, फिक्स पॉपुलेशन भी है।
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी है, ठीक है, गवर्नमेंट भी है। सोवरेनिटी ये समझते हैं कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। देखो, सोवरेनिटी ये होता क्या है, तो देखो, इट इज दी सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, ठीक है। मतलब इट इज द आइडिया दैट नो इंस्टीट्यूशन, नो एंटिटी इज एबव द स्टेट। राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? स्टेट इज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। स्टेट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। राज्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो, राज्य के बिहाफ पे काम तो गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट कोई कानून बनाए, पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, क्या कोई भी ऐसा है देश में जो उस लॉ को बाईपास कर दे? कोई कर सकता है, अंबानी कर सकता है, अडानी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, सबको मानना पड़ेगा। मतलब कर दे, अब करने को तो लोग मर्डर भी कर देते हैं। तो वो कहने का मतलब कि लॉ का मतलब यही है कि उसे फॉलो किया जाए, ठीक है। तो कोई ऐसी बॉडी है कि नहीं ये वाला लॉ चलेगा, नहीं, ठीक है। तो इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। सोवरेनिटी का मतलब होता है, सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम। ये लैटिन वर्ड से आया सुप्रीमस, इसका मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है। तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब इसके दो एस्पेक्ट हैं सोवरेनिटी के। इंटरनल सोवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। देखो, इंटरनल सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? इट सिंपली मीन्स दैट laws made by the state, ठीक है, are binding on all institutions and individuals within its territories, within its territory. ओके, तो जैसे भारत का कोई कानून है, तो भारत की सीमा के अंदर वो सबके ऊपर लागू होगा। हर संस्था को उसे मानना पड़ेगा, हर नागरिक को उसे मानना पड़ेगा, ठीक है, हर इंडिविजुअल को उसे मानना पड़ेगा। कोई संस्था, कोई आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, जैसे मैंने आपको बताया अडानी है, अंबानी है। अभी अंबानी ने अपने बेटे की शादी की, आप देख रहे थे क्या हालत है। वो शादी करके चले भी गए और अभी तक नगाड़ा लोगों के कानों में बज रहा है। लेकिन क्या वो भी किसी लॉ को बाईपास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनल सोवरेनिटी है, मतलब अपने सीमाओं के अंदर स्टेट जो है वो अनचैलेंज्ड होता है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? इट सिंपली मीन्स दैट स्टेट कैन डिसाइड, लीगल सेंस में,
फेडरल सेंस में तो मैंने आपको बता दिया, उसमें समझने का ज्यादा कुछ है ही नहीं। फेडरल यूनिट यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब, ठीक है। दिल्ली नहीं, दिल्ली तो फुल स्टेट नहीं है। स्टेट कैन डिसाइड इट्स फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इट सिंपली मीन्स दैट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। मतलब अपनी सीमाओं के बाहर भी किसके साथ हम कैसा संबंध रखेंगे, क्या करेंगे, वो भी किसी के प्रेशर में नहीं। अगर लेना पड़ गया तो मतलब सोवरेंटी आपकी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि अब जैसे कहने का मतलब कि आप कहने को पूछ सकते हैं कि सर मान लीजिए कि नेपाल कुछ करने जाए या भूटान कुछ करने जाए और भारत मना कर दे या अमेरिका मना कर दे, तो वो मान जाते हैं। मान जाते हैं, वो उनका अपना डिसीजन होता है, वो अपने नफा नुकसान की बेस पर मान जाते हैं कि ठीक है हम अमेरिका से मुकाबला नहीं कर सकते तो इसके साथ रहने में भलाई है, तो वो भी उनका अपना डिसीजन है। अब यूएन जो है भाई, वो तो कोशिश करती है ना कि दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए। रशिया और यूक्रेन में हुआ कि नहीं, रशिया को अटैक करना था, उसने किया, तो नो वन इज बिगर देन स्टेट, ठीक है। तो वो जो है वो अपने फॉरेन रिलेशंस में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट होता है, प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेडरल यूनिट्स हैं उनकी फिक्स टेरिटरी है तो है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, ठीक है। कुछ हद तक इंटरनल सोवरेंटी भी है, कुछ हद तक, पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, उसे भी उसकी बाउंड्री में लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ हद तक इंटरनल सोवरेंटी भी है। क्या एक्सटर्नल सोवरेंटी है? अब जैसे बिहार और नेपाल का बॉर्डर मिलता है, क्या ऐसा हो सकता है, कभी हम ऐसा सुन सकते हैं या कभी ऐसा होगा कि हम न्यूज़पेपर खोले और उसमें ये न्यूज पढ़े कि बिहार पुलिस ने नेपाल के ऊपर अटैक कर दिया? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी अटैक करेगा या दोस्ती करेगा तो इंडिया ही करेगा, ठीक है। कभी, अच्छा चलो अटैक की बात छोड़ो, कभी ये हो सकता है कि इंडिया का कोई स्टेट, बिहार हो, यूपी हो, वो किसी फॉरेन कंट्री के साथ कोई पैक्ट कर दे? नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोवरेंटी नहीं है, ठीक है। ये चार तत्व जब मिलेंगे तो किसी भी जगह को देश की मान्यता मिल सकती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये होता है कंट्री। और थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दें, ये हैंडराइटिंग रीडेबल है ना, किसी को कोई दिक्कत? नेशन किसे कहते हैं? राष्ट्र। हम कहते हैं राष्ट्र, राष्ट्र के लिए जान दे देंगे। जब इन्हीं चार तत्वों में, इन चार तत्वों में जब कल्चरल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। कल्चर जैसे लैंग्वेज, एथनिसिटी, ठीक है। हिस्ट्री मतलब कॉमन हिस्ट्री। इस तरह के जो कल्चरल एलिमेंट, इमोटिव एलिमेंट, जिनका इमोशनल अपील है, जो हमको इमोशनली अपील कर रहे हैं, वो जो कल्चरल एलिमेंट्स जब इसमें मिल जाते हैं तो वो बन जाता है नेशन, ओके, राष्ट्र। मतलब फिक्स टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सोवरेंटी है, ठीक है। इसमें हम कॉमन कल्चर को भी जोड़ दें तो वो बन जाएगा राष्ट्र, ठीक है, नेशन। जो ये सारी चीजें ऐसी है जिनका इमोशनल अपील है,
इमोशनल, जैसे आप अपनी एथनिसिटी के आदमी से आप उससे आप अटैच होते हैं इमोशनली, सेम लैंग्वेज आपको इमोशनली अपील करता है, ठीक है। तो ये जो इमोटिव एलिमेंट्स हैं वो मिल जाए तो उसे हम बोलने लगते हैं नेशन है, ठीक है। भारत क्या है? इंडिया स्टेट भी है और इंडिया नेशन भी है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जगह नेशन तो हो लेकिन स्टेट ना हो सकता है। कल्चरल एलिमेंट्स तो हैं, वो आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ये चीजें मिसिंग हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है और सदियों से है कुर्द, ठीक है। कुर्द एथनिसिटी के लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट एशिया जो है उसमें पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक जाति आप कह सकते हैं, एक एथनिसिटी है कुर्द, ठीक है। ये थोड़े बहुत सीरिया में भी है, ये टर्की में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी है। और इनका सपना क्या है? एक इन सब जगहों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके एक अलग देश बनाना, कुर्दिस्तान, ठीक है। तो अभी फिक्स टेरिटरी है नहीं, फिक्स पॉपुलेशन भी नहीं है। जब टेरिटरी ही फिक्स नहीं है तो इनकी अपनी ऐसी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट में रह रहे हैं। टर्की है, सीरिया है, कुछ टर्की में है, कुछ सीरिया में है, ठीक है। वो बॉर्डरिंग एरिया में एक साथ एक क्लस्टर है और सोवरेंटी तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मिसिंग है, लेकिन फिर भी इन्हें हम एक नेशन मान सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हैं। लैंग्वेज है, एथनिसिटी है, कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है। ये सब कुछ इनका सेम है। तो ये नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है। अब मान लो कि कल को ये अपना स्टेट बनाने में सफल हो जाए, जैसे अपना एक वो बना ले, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? ऐसा होने नहीं जा रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूं कि अगर बन जाए, मान लो एक अलग देश बन गया कुर्दिस्तान, जिसमें सारे लोग आ गए, तो फिर वो स्टेट भी बन जाएगा और नेशन भी बन जाएगा। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना ने दी थी, टू नेशन थ्योरी। तो उसने तो पहले ही कह दिया ना कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस, मतलब बंटवारा नहीं भी हुआ है तो दो नेशन तो ये पहले से है। तो नेशन कहने का उसका सेंस यही था, टू नेशन थ्योरी। अब चूंकि पाकिस्तान को ये सारी चीजें भी मिल गई तो अब वो नेशन भी है, स्टेट भी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये है। अब देखो, ये चीजें बुक से पढ़ के समझ में नहीं आती हैं, यही क्लास की यूटिलिटी है। ये आप बुक से पढ़ते रह जाएंगे और आप इतनी गहराई तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बुक की लैंग्वेज अलग तरीके से होती है ना वो। एनीवे, मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कंट्री और नेशन वर्ड का यूज नहीं मिलेगा। हर जगह देश के लिए कौन सा वर्ड मिलेगा? स्टेट। देखो ऐसा क्यों है भाई? स्टेट, इस वर्ड में एक ऑब्जेक्टिविटी है ना। जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किया है, स्टेट, जिसमें सारे तत्व हों। कंट्री वर्ड थोड़ा सा वेग है। कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ, जितने भी लॉ होते हैं चाहे किसी भी तरह के लॉ हो, ठीक है, उनमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका कई इंटरप्रिटेशन ना हो पाए, जिन वर्ड्स की कई मीनिंग ना निकाली जा सके, ताकि लॉ बिल्कुल क्लियर रहे कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे कंट्री, कंट्री का एक मतलब गांव भी होता है, नहीं हम बोलते कंट्री साइड। जैसे देशी दारू, कंट्री मेड लिकर, आप सुनते होंगे। एक कंपनी है कंट्री डिलाइट, दूध वगैरह देती है, नारियल पानी वानी हमेशा ऐड आता रहता है। तो उन्होंने कंट्री डिलाइट नाम क्यों रखा? मतलब गांव का फ्रेश सामान आपको मिल रहा है। तो लीगल सेंस में ऐसे वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं जिनका कई इंटरप्रिटेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो यहां पे हर जगह आपको कंट्री के लिए स्टेट वर्ड मिलेगा, ठीक है। और स्टेट का मतलब ये होता है। अब देखो, जब भी मैं क्लास शुरू करता हूं तो मैं ये चीजें बताता था, हमेशा से बताता था। मुझे क्या पता था कि कभी एग्जाम में भी आएगा। ये मेरे ख्याल से 2018-19, इफ आई एम रिमेंबरिंग राइट, मुझे याद नहीं आ रहा है, ईयर नहीं याद आ रहा है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दिया कि स्टेट में इनमें से क्या तत्व नहीं होता है। और 4 ऑप्शन थे, यही 4 एलिमेंट नहीं दिए हुए थे, उन्होंने 8-10 एलिमेंट मिक्स कर दिया था, जिसमें एक ऑप्शन में ये चारों एलिमेंट बन रहे थे, ठीक है। तो
इतना आता है तो वो क्वेश्चन तो मुझे क्या पता था कि एग्जाम में भी आ जाएगा, आ गया। ठीक है, तो ये मैं यही थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि अब वो समय चला गया भाई। अगर प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से 16 से 18 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर सकते हैं पॉलिटी में, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस पर काम किया है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं यही तो बता रहा था कि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा विथ इंटरेस्ट। इसमें वो समस्या नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आ गया समझ में नहीं आ रहा है, प्रिसाइज सिलेबस से वहीं से आना है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं 20 में 20 भी किए जा सकते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आए तो सारे भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैंने सब नहीं लिखा क्योंकि भाई एग्जाम में कई फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं ना। एग्जामिनेशन हॉल का एक वो होता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, या कभी कोई ट्रिवियल फैक्ट आ गया, ठीक है, वो तो किसी गुस्से में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया तो अदर वो 2-4 का वो हटा देते हैं। अगर आप 18 भी कर देते हैं 20 में से तो ये भी क्या कोई खराब स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो ये पॉलिटी में पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ के चल रहे हैं तो एनी तो ये है। ठीक है, ये स्टेट का मतलब है लीगल सेंस में। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो स्टेट मीन्स कंट्री इन लीगल सेंस। मैं चाहता तो मैं एक लाइन में बोल देता स्टेट मीन्स कंट्री, बात खत्म। जब मैं स्टेट बोलूं तो तुम देश समझ जाना। ठीक है, लेकिन फिर तो मैं जो थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे मैं ला दूंगा, तो फिर वो बात तो गलत हो जाएगी ना इस तरह पढ़ाने पे। तो ये जो है, अब आपको पता है कि स्टेट का क्या मतलब होता है और क्यों स्टेट वर्ड का यूज किया जाता है। अब देखो, ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, इन पार्ट 6 ऑफ द, जो पार्ट 6 है उसका टाइटल क्या है? द स्टेट। सेम कॉन्स्टिट्यूशन में जहां हर जगह स्टेट वर्ड यूज किया गया है इंडिया के लिए, ठीक है, कंट्री के लिए, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसका टाइटल है द स्टेट, और यहां पे स्टेट का यूज फेडरल सेंस में किया गया है। यानी यहां पे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां तो स्टेट का मतलब कंट्री था, यहां राज्य हो गया। कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। द वर्ड इज सेम बट कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में स्टेट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना, स्टेट इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस। ये तो मैंने आपको लीगल सेंस में बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में क्या मतलब होता है स्टेट का। ठीक है भाई, स्टेट जो है वो कोई इंसान तो है नहीं। इंडिया कहां है तो देखो ये मिलो मिस्टर इंडिया है, ये ऐसा तो है नहीं। ठीक है, स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में स्टेट का क्या मतलब होता है? विच एवर एजेंसी इज डूइंग द वर्क ऑफ द स्टेट, इधर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, कोई भी एजेंसी है उसे हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, जैसे फॉर द कॉमन मैन पुलिस इज द स्टेट। ठीक है, जब कोई सरकारी अधिकारी है वो हमारे लिए स्टेट ही है। जिस आप ऐसे समझो, आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि मैं अगर अच्छा न पढ़ाऊं, खराब पढ़ाऊं, ठीक है, तो बाहर मैसेज क्या जाएगा, लोग क्या बातें करेंगे, स्टूडेंट्स आपस में क्या बातें करेंगे, अरे एफर्ट आईएएस में तो बेकार पढ़ाई होती है, वहां तो बस ऐसे ही है। कोई मेरा नाम लेके नहीं बोलेगा कि अभिषेक सर तो बेकार पढ़ाते हैं। ऐसे इंडिविजुअली आप समझ रहे हैं ना भाई, एक कोचिंग में 20-30 टीचर होते हैं, तो नॉर्मली हम किस तरीके से बात करते हैं कि अरे वहां तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहे हैं। नाम किसका हो रहा है? संस्था का। काम खराब कौन कर रहा है? एक टीचर खराब कर रहा है, नाम संस्था का लिया जा रहा है। अरे वहां वो तो एफर्ट आईएएस में बेकार पढ़ाई है। अच्छा पढ़ा रहे तो एफर्ट आईएएस गुड, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, एफर्ट आईएएस कोई आदमी थोड़ी है, काम तो लोग कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में
डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, अपोलो है, ठीक है, तो इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, नाम किसका हो रहा है, फोर्टिस में इलाज बहुत अच्छा होता है। कोई ये नहीं, वहां तो 100-200 डॉक्टर हैं और 20 से भी ज्यादा होंगे हर ब्रांच में उनके, तो कोई डॉक्टर का नाम, लेकिन ऐसे सीधे लोग बोल देते हैं फोर्टिस में बहुत अच्छा होता है, वेदांता में बहुत अच्छा इलाज होता है। वेदांता कोई व्यक्ति थोड़ी है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, काम व्यक्ति कर रहा है, डॉक्टर, नाम हो रहा है इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई संधि की, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या आएगा, इंडिया साइंड अ ट्रीटी विद द पाकिस्तान। ऐसा नहीं आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट साइंड अ ट्रीटी विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मोदी गए और पाकिस्तान के साथ संधि हो गई, तो ऐसा नहीं होगा मोदी का और वहां के पीएम का नाम सीधे लिखा रहेगा इंडिया साइंड अ ट्रीटी विद द पाकिस्तान। काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, नाम किसका हो रहा है, इंडिया का। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट ने फार्म लॉ, जो एग्रीकल्चरल 3 फार्म लॉज थे, उन्हें पास किया था। ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश में उसके अगेंस्ट, स्पेशली दिल्ली में तो हमने उसको सीधे सीधे फील किया, ठीक है, दिल्ली में, पंजाब में, तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसकी चर्चा हुई और वहां के न्यूज़पेपर में क्या निकला, ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फार्म लॉज पास्ड बाय इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट ने सीधे इंडिया, सरकार ने उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो पेपर में क्या आया, इंडिया रिपील्ड, ठीक है, और सैग द फार्म लॉज। इंडिया नाम, काम गवर्नमेंट कर रही है, नाम हो रहा है इंडिया का, ठीक है। तो जैसे पुलिस का काम है रक्षा का, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और लिखा कैसे होता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आ रही है बात समझ में, काम पुलिस कर रही है, नाम किसका हो रहा है, स्टेट का। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में स्टेट का इस्तेमाल होता है और सबसे अधिक इसी सेंस में होता है, ठीक है। तो जब मैं स्टेट पढ़ाऊं, अनलेस कि मैं मेंशन करूं, वो आपको समझ में आ जाएगा, ये सेंस की बात होती है, ठीक है। तो स्टेट मतलब फेडरल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में ही होगा। आ रही है बात समझ में, तो ये है क्लियर, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी कि स्टेट होता क्या है, ठीक है। सरकार मतलब क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई। देखो, चाहे आपने पॉलिटी पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, जीवन में कभी ना पढ़ी हो, इट इज द काइंड ऑफ डेली यूज वर्ड। भाई बचपन से आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो सुनते ही होंगे, अपने दादी बाबा से, पापा से, घर में, बाहर, कॉलोनी में, भाई गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट वो है, गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट निकम्मी है। तो गवर्नमेंट 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 इज अ डेली यूज वर्ड इन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट होता क्या है, प्रॉब्लम तब हम बहुत से, आप महसूस करते होंगे कि बहुत से वर्ड हम डेली यूज करते हैं, हमें पता भी होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई पूछ देता है कि इसको डिफाइन करो, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं होता कि कोई ये भी पूछेगा, है कि नहीं। ये एक सामान्य आदमी के लिए चल जाएगा, ठीक है, बट फॉर यू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, you have to develop this capacity to define the major words, ठीक है, to define the major terms in the precise word, क्योंकि अल्टीमेटली ये लिखने का ही एग्जाम है, ठीक है। तो आपको प्रिसाइज वर्ड में लिखने आना चाहिए, और अब तो वर्ड लिमिट का इतना चक्कर हो गया है कि क्वेश्चन वो ऐसा पूछेंगे जिस पर 10 पन्ने लिखे जा सकते हैं, लिखना आपको 150 वर्ड में रहेगा। देखो, अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो मैं पूरा सिलेबस पढ़ा के खत्म कर दूंगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। आपको लगेगा, फील होगा कि मेरा हो गया, होगा नहीं। और इस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो जब क्लास में पॉलिटी खत्म होगी तो आपकी भी खत्म हो जाएगी, क्लास के साथ आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं कि क्लास में खत्म हो गई और आप जब खुद पढ़ेंगे तब खत्म होगी, यहां फिनिश होगा तो आपका भी साइमल्टेनियसली आपका भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से इट इज द एजेंसी ऑफ स्टेट,
मैंने आपको बताया ना कि स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट। ये अमूर्त है, ये मूर्त है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो स्टेट के जो भी फंक्शंस हैं उन्हें कौन परफॉर्म कर रहा है? गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है उसके 3 फंक्शंस होते हैं, इसे मिटा दें। गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कोई गवर्नमेंट तो दुनिया में कोई भी सरकार हो, उसके 3 फंक्शन होते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है? लॉ मेकिंग, कानून बनाना, ठीक है। लॉ एग्जीक्यूशन या लॉ इंप्लीमेंटेशन, ओके। और मतलब कानून बनाना और उस कानून को इंप्लीमेंट करना, लागू करना, ठीक है। और लॉ इंटरप्रिटेशन या एडजुडिकेशन, तो कानून बनाना, कानून को लागू करना, ठीक है। और या तो कानून में ही कोई समस्या हो जाए, मतलब जो कानून बना उसमें ही कोई दिक्कत है, कोई फॉल्ट है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खा रहा है या कुछ भी है, समाज के किसी वर्ग को, किसी सेक्शन को उससे समस्या है, ठीक है। या कानून तो ठीक है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई समस्या है, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके द्वारा। तो फिर आप इन सारी खामियों को कौन दूर करने का काम करता है? वो काम भी गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। अब ये तीनों काम 3 अलग अलग एजेंसीज, 3 अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग का काम करता है लेजिस्लेचर, ओके, जिसे हम कहते हैं विधायिका, ओके, विधायिका लिख दें यहां पे। लॉ एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है? लॉ एग्जीक्यूशन का काम करता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और लॉ इंटरप्रिटेशन या लॉ एडजुडिकेशन का काम कौन करता है? जुडिशरी, ओके। तो ये जो है these are 3 different organs of the government, ओके। और इन तीनों से मिलकर बनती है सरकार, ठीक है। टेकन टुगेदर, all the 3 organs taken together they constitute the government, okay. So you can see all these organs are doing something with law, either they make law or implement law, ठीक है, और एडजुडिकेट और इंटरप्रेट लॉ, ठीक है। तो ये तीनों जो है इन्हें सम्मिलित रूप में कहते हैं सरकार, क्लियर? अच्छा, ये तीनों सरकार होती है, लेकिन अगर मैं कहूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार, मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए इनमें से किसका चेहरा आपके दिमाग में आया? नरेंद्र मोदी, नमो मीन्स नरेंद्र मोदी, सबको पता है, ठीक है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ओम बिरला, और चलो इनको भी ले लेते हैं, राहुल गांधी, ठीक है। अब जब मैंने कहा भारत की सरकार, किसका चेहरा आपके दिमाग में सबसे पहले आया? इनमें से नरेंद्र मोदी, ठीक है। कोई राहुल गांधी सोच रहा था क्या? ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? नरेंद्र मोदी, ठीक है। जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपके दिमाग में आया नरेंद्र मोदी। डी वाई चंद्रचूड़ जुडिशरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजीआई, ठीक है। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट के सबसे बड़े ऑफिसर हैं ये पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट। जब सरकार का मतलब तीनों होता है,
लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है और जुडिशरी भी होता है। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही विंग क्यों आया? जैसे ही मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी, ही इज रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हेड में नहीं है, तो प्रेसिडेंट होता है। ही इज रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ एक ही विंग, एक ही ऑर्गन आया, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्यों नहीं आया? जुडिशरी क्यों नहीं आया? चलो, नरेंद्र मोदी कौन है? ही इज पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी एक और भी तो पहचान है, ही इज एमपी ऑफ वाराणसी। भाई बनारस एमपी भी तो है ये। जब मैंने कहा नरेंद्र मोदी, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट, मैंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, ईमानदारी से बताओ आपके दिमाग में इनकी कौन सी पहचान पहले आई? पीएम ऑफ इंडिया। क्यों एमपी ऑफ वाराणसी क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं दिमाग में पहले आया? जब भी मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में बार बार एग्जीक्यूटिव विंग ही क्यों आ रहा है? आप समझो इस बात को। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, इसीलिए यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब भी हम सोचते हैं गवर्नमेंट के बारे में तो हमारे दिमाग में आता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है भाई? इफ यू minutely observe, you are surrounded by the executive. We are, everyone, every citizen is surrounded by the executive. ठीक है, जैसे हम आंख खोलते हैं सुबह सुबह, ठीक है, और हम वॉश बेसिन की तरफ जाते हैं मुंह धुलने के लिए। हम वॉश बेसिन ऑन करते हैं, ठीक है, पानी आता है। Who assures that whenever someone open the tap, a gush of water will flow out of it? कौन एश्योर करता है? एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट कहे तो कोई डिपार्टमेंट ही काम कर रहा है। जैसे ही हम सो के उठते हैं सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं। ये कौन एश्योर कर रहा है कि जब हम स्विच ऑन करें तो बल्ब जल जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहे? सब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सब डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विंग एश्योर कर रहा है। ठीक है भाई, हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हम पुलिस को देखते हैं, वो अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस को देख रहे हैं तो वो ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, ये सब कौन है? एग्जीक्यूटिव विंग। आ रही है बात समझ में? वी आर सराउंडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। कभी आप लोगों में से कोई जज से मिला है किसी? अनलेस कि आपके घर में ही कोई जज ना हो, आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव, कॉलोनी में कोई हो, वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब तो मतलब अगर आप उसके इमीडिएट किन है तब तो वो अलग की चीज है। ऐसा नहीं है तो आप में से कोई जज से मिला है? नहीं मिला होगा, मैं जानता हूं नहीं, क्योंकि और भगवान न करे कभी मिलना पड़े, क्योंकि जज से मिलने का तो एक ही मतलब हो सकता है ना कि या तो आपने किसी के साथ कुछ गलत किया हो या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ हो। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ सही तो नहीं चल रहा है, अगर जज के पास आप जा रहे हैं तो कुछ सही नहीं चलता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। किसी एमपी एमएलए से पर्सनली मुलाकात हुई है? वैसे मुलाकात नहीं कि इलेक्शन है, वो चौराहे पे भाषण दे रहे हैं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं। पर्सनली कोई मुलाकात हुई है? ये भी मुश्किल है। मतलब हुई होगी, हो सकता है, लेकिन तब जब कोई काम आपका पड़ा होगा, पर्सनली उनसे कुछ काम होगा तो, अनलेस नहीं होती है। ठीक है, तो एक कॉमन आदमी के लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या है भाई? फॉर अस, जैसे मान लो कि शाम हुई, स्ट्रीट लाइट नहीं जली, तो हम सबसे पहले किसे गाली देते हैं? सरकार निकम्मी है, इतना भी नहीं कर सकते कि एक बल्ब बदल दें। रोड पे गड्ढा है, ठीक है, रोड टूटी हुई है, रोड पे गड्ढा है, बारिश में पानी भर गया,
हम किसे गाली दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट ने करनी है, इस सरकार को तो बदल देना है, ठीक है। तो फॉर अ कॉमन मैन, मेट्रो इज ए गवर्नमेंट, स्ट्रीट लाइट इज ए गवर्नमेंट, पार्क इज द गवर्नमेंट, रोड इज द गवर्नमेंट। एक कॉमन आदमी के लिए यही सरकार है, ठीक है। सो वी आर सो मच सराउंडेड बाय द executive wing of the government that whenever someone asks about the government or whenever we think about the government, what comes in our mind? What we see daily, what we are witnessing daily, ठीक है। And since we are witnessing executive wing, whenever we say government, whatever comes in our mind, executive, ठीक है। Otherwise all the three organs are equally government। और इसका एक सिंपल सा सबूत ले लो। आपने कभी किसी जज की गाड़ी देखी है? ठीक है, आप कभी देखना, ध्यान देना, जो एम्बेसडर वगैरह होती है उस पर सामने ही लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहां वो बैठते हैं उनकी जो चेयर होती है पीछे ही लिखा होता है गवर्नमेंट, स्टेट एम्बलम बना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी एमपी एमएलए की आप गाड़ी देखिए, अक्सर वो भी लिखवाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट है, बट नैरो सेंस में गवर्नमेंट का मतलब जो सत्ता में है, सरकार, जो एग्जीक्यूटिव विंग जो सत्ता चला रहा है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव विंग है वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो गलत है। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं इतना ही आपको बता के छोड़ देता कि ये तीनों का मतलब गवर्नमेंट होता है। अब कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गिव डिसीजन अगेंस्ट गवर्नमेंट। कोई केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट को डिसीजन दे दिया। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, कैन गवर्नमेंट गिव डिसीजन अगेंस्ट इटसेल्फ? ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हाउ कैन गवर्नमेंट गिव डिसीजन अगेंस्ट हिमसेल्फ? सुप्रीम कोर्ट पेनलाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइन लगा दिया, ठीक है। आप कहेंगे अरे अपने ऊपर फाइन लगा दिया। नो, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट gave decision against other organ of the government. It is known as check and balance, ठीक है। तो ये समझ जो है वो आपको डेवलप करनी है। नैरो सेंस में गवर्नमेंट का मतलब वो भी सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक आम आदमी जब बोलता है तो इतनी चीजें एक साथ नहीं सोचेगा। लक्ष्मीकांत की बुक में भी कई जगह गवर्नमेंट मतलब आपको एग्जीक्यूटिव विंग ही लिखा रहेगा, लेकिन उसी बुक में जब आप कहीं डिटेल में चीज समझाएगा तो उसी बुक में कहीं पे ये भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये समझ आपको डेवलप करनी है कि किस वर्ड का कहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये है, अगर प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरी की बात है ना कि मतलब गवर्नमेंट का मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है। हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मीन्स लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशरी, ओके। भाई यही तीन फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, लॉ मेकिंग, लॉ एग्जीक्यूशन, लॉ इंटरप्रिटेशन या एडजुडिकेशन, ओके। इनका काम है टू मेक लॉ। फंक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको पता होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए, मैं यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने लिख दिया है तो मतलब यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पे हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। यानी लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहां पे उतना स्पेस नहीं है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा हूं। लेजिस्लेचर मीन्स वी हैव टू हाउसेस, लिख ही देते हैं यहां पे, लोकसभा एंड राज्यसभा,
ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लोकसभा राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है। एक होता है टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव एंड अदर वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, जो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होता है वो है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कार्यपालिका का राजनीतिक धड़ा जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन कौन शामिल है? प्राइम मिनिस्टर, सॉरी पहले तो बॉस का नाम लिखना चाहिए ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है एंड इट इज टेम्पोररी। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है? ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है, यानी सिविल सर्वेंट्स। ओके, क्यों टेम्पोररी है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है इन्हें अपना टेन्योर खत्म होने पे बार बार फ्रेश मैंडेट लेने के लिए जनता के बीच जाना होता है। अगर मैंडेट मिला, जनादेश मिला, तो ये अपने पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे, नहीं मिला तो इन्हें हटना पड़ेगा। तो ये टेम्पोररी है। जैसे मोदी जी को तीसरी बार मिल गया तो कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं मिला होता या मान लो अगली बार ना मिले, हो सकता है राहुल गांधी को मिल जाए तो वो पीएम बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के साथ भी वही बात है भाई, अगर 5 साल से ज्यादा आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वापस से आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे भी वही बात है, आपको मैंडेट लेके आना पड़ेगा। तो ये जो है ये टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव है। अब सिविल सर्वेंट्स के साथ क्या है? दे विल रिमेन ऑन देयर पोस्ट टिल देयर रिटायरमेंट। तो यहां पे जब तक इनकी एज है तब तक ये अपनी पोस्ट पे रहेंगे। तो इन्हें बार बार फ्रेश मैंडेट लेने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, बार बार आपसे कोई प्रीमेंस इंटरव्यू नहीं लेगा, एक बार बस लेगा, आप उसके बाद रिटायरमेंट तक हैं, ठीक है। अनलेस कि आपने कोई स्कैम कुछ ऐसा बड़ा घोटाला नहीं कर दिया, तो होपफुली ऐसा कुछ नहीं आप प्लान कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है, ये दोनों साथ में मिलके ही काम करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये एक साथ ही मिलके काम करते हैं। भाई गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन वैक्यूम थोड़ी होता है, एक जाएगा दूसरा आएगा, कोई ना कोई तो वहां पे रहेगा ना, वैक्यूम तो रहेगा नहीं। तो ये इस तरीके से होता है। और जुडिशरी में वी हैव सुप्रीम कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट एंड वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन दोनों को मिला के कहते हैं हायर जुडिशरी और ये लोअर जुडिशरी है, ठीक है। वो तो जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें किस तरह काम हो रहा है, तो ऐसे काम हो रहा है। अगर इसी चीज को आप स्टेट पे जगह होता तो मैं लिख देता, अगर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगा, और अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो विधान परिषद भी आ जाएगा, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, अगर है तो, नहीं तो एक चैम्बर। यहाँ पे टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, वाइस ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और यहाँ सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। परमानेंट में जो सिविल सर्वेंट्स है, जैसे आप यूपीएससी भी क्वालिफाई करते हैं, अगर ऑल इंडिया सर्विस यानी आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं या आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आपको कोई ना कोई स्टेट का ही कैडर मिलता है, ठीक है। तो जो भी कैडर आपको मिलेगा, जब भी आपको मान लीजिए बिहार मिला तो आप बिहार के ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, ठीक है। तो वो आप वहां पे हैं, प्लस जो स्टेट पीसीएस से जो सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल पे वहां पे आ जाएंगे, ठीक है।
और जुडिशरी में कोई स्टेट जुडिशरी नहीं होती, जुडिशरी भारत की यूनिफाइड है। वो हम जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे जुडिशरी ऑफ सेंट्रल जुडिशरी ऑफ स्टेट नहीं होता है। जैसे हाई कोर्ट है तो वो पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी लॉ को भी नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, मतलब उसको भी जुडिशियल रिव्यू करने का। तो पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि गुजरात का हाई कोर्ट था वो कैसे हमारे अगेंस्ट फैसला दे रहा है, दे सकता है, ठीक है। तो एनीवे वो हम डिटेल में सब सारा ज्ञान एक दिन नहीं दूंगा, वो धीरे धीरे आपको मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो क्या होता है गवर्नमेंट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है संविधान क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम है, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। तो ये काफी बड़ा है, ये बड़ा टॉपिक है, तो इसे अभी शुरू कर देंगे तो ये फिनिश हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे, जितना हो सकता है आप देख के आइए, और नया नहीं भी देख रहे हैं तो पुराना तो आपको हर दिन रिवाइज करना है। इट विल हार्डली टेक 30 to 45 मिनट्स। जो 2.5 घंटे की क्लास यहाँ होगी उसे आप घर जाके आधे घंटे में 45 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। तो मुझे पता है कि आप बिजी लोग हैं, बहुत काम होता है, लेकिन आधे घंटे तो निकाल ही सकते हैं। इतना बस आप कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा। जो मैंने अभी कहा कि जब यहाँ पे फिनिश होगा तो आपका भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, लेकिन हाँ अब इसे ही तुम 1 महीने बाद देखोगे तो तब तक ये आपके दिमाग से निकल चुका होगा, अनलेस कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, ये दिमाग से निकल चुका होगा कि सर ने क्या क्या बोला था। तो अभी के लिए जरूरी है, अभी देखो, साथ साथ होता रहेगा, आपका भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो नहीं, क्योंकि इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, लेकिन थोड़े कुछ चैप्टर वगैरह हो जाए तो आप क्वेश्चंस वगैरह वो मैं आपको गाइड करूंगा, कब आपको क्वेश्चंस देखना है, कब राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, कब आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीजें, ठीक है। हाँ, करंट में जैसे मैं आपको बता रहा था न्यूज़पेपर सोर्स में मैं बता रहा था, तो अभी वो भी बहुत, उसके लिए भी जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो आप संसद टीवी के डिबेट्स देखिए। न्यूज चैनल्स तो बिल्कुल नहीं देखना है, वो तो मतलब जो थोड़ा बहुत है भी आपका दिमाग वो स्पॉइल कर देगा, ठीक है, वो सब नहीं देखना है। संसद टीवी के डिबेट्स वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं, और वो भी उसे भी आप एक क्लासरूम के लेक्चर की तरह देखिए। मतलब पेन और पेंसिल लेके, मतलब पेन पेपर लेके आपको बैठना है, और आप पॉइंट्स वगैरह यूट्यूब पे भी रहते हैं तो आप उसे पॉज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां पे पॉइंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक अगर आपको लगे कि आपके सिलेबस से मैच कर रहा है, सब कुछ वहां भी नहीं, कोई टॉपिक रेलिवेंट है, मोस्टली रेलिवेंट ही होते हैं 90%, ठीक है। तो आप वहां पे बिल्कुल उसे आप क्लासरूम की तरह देखिए, और वो भी अभी जब बिगिनिंग है तो फिर अपना स्टैटिक पोजीशन वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक स्टेज के बाद वो सारी चीजें, ठीक है।